दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती जा रही है, उन परिस्थितियों में एक तरफ भाषा का मुद्दा, एक तरफ परिसीमन का मुद्दा, एक तरफ आंध्र प्रदेश की स्थानीय राजनीति का मुद्दा और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के अंदर जो चिंताएं व्याप्त हो रही है, उन सब का मुद्दा। और इन सब से जो हालात पैदा हो रहे हैं, उस हालात में चंद्रबाबू नायडू के लिए अब नरेंद्र मोदी का साथ दे पाना, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे पाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। एक हफ्ते बाद यानी करीब 22 मार्च और 22 मार्च के बाद क्या हालात होंगे, क्या उसके बाद चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करने की स्थिति में होंगे, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी का साथ देकर या किसी भी ऐसी पार्टी का साथ देकर जहां से जनाधार ही खिसकने का खतरा हो, जहां से राजनीति ही खत्म होने का खतरा हो, वो काम न तो चंद्रबाबू नायडू करेंगे और न ही उनकी जगह कोई और पार्टी होती तो करती। समस्या तब और बढ़ जाती है जब उन्हीं के गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे छोटे प्लेयर पर, एक छोटे राजनीतिक खिलाड़ी पर इस तरह से आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें वो खिलाड़ी, वो राजनीतिक दल कभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा देता है, सरकार में रहते हुए भी गृह मंत्रालय पाने की इच्छा भी दबी जुबान से व्यक्त कर देता है, तो कभी स्टालिन के खिलाफ कुछ बोलना हो, जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलना हो, उनके पॉलिटिकल स्टैंड के खिलाफ भी बोलना हो, तब भी उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जरा सोचिए, 175 सदस्यों की विधानसभा में 75% यानी लगभग 3/4 बहुमत चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को अपने बूते प्राप्त है। बावजूद इसके वो 2 सांसदों वाली और कुछ विधायकों वाली पार्टी पवन कल्याण को अपनी सरकार का हिस्सा बनाए हुए है। इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ उनका प्री पोल अलायंस था। लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं। हालात इसलिए बदलते जा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रुचि बढ़ रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी की रुचि तमिलनाडु में भी बढ़ी है, केरल में भी बढ़ी है, आंध्र प्रदेश में भी बढ़ी है, मोटे तौर पर कहें तो उन 3 ऐसे राज्यों में बढ़ी है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा तो छोड़िए, खिड़की और रोशनदान तक जिन राज्यों ने कभी नहीं खोला, उन राज्यों में बीजेपी के लिए जब दरवाजा खोलने की स्थिति बन रही है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? 22 मार्च की तारीख का इंतजार कीजिए। और अब जो ताजा हालात बने हुए हैं, उसमें पवन कल्याण का स्टैंड देखने के बाद चंद्रबाबू नायडू के सामने भी दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ नजर आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं तो 2014 2004 की तरह उनकी सत्ता फिसल सकती है। 4 में उनके सामने ऐसे हालात नहीं थे। 4 में एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसमें कोई भी पार्टी सत्ता गंवाती है और फिर 5 साल या 10 साल बाद सत्ता में वापस आ जाती है। अब जो हालात हैं, खासकर परिसीमन का मुद्दा जिस तरह से गर्माता जा रहा है, जिस तरह से लोकसभा के अंदर दक्षिण राज्यों को जो सीटें मिली हुई है, दक्षिण भारत के राज्यों को, उन सीटों के मामलों को लेकर, उनके अनुपात के गड़बड़ाने की आशंका को लेकर जो माहौल बनता जा रहा है, उस माहौल में चंद्रबाबू नायडू क्या नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे? भाषा का मुद्दा अलग हो गया। भाषा का मुद्दा सामने आया तो चंद्रबाबू नायडू के पास एक अवसर था बीच की लाइन लेने का। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं की वकालत कर दी, त्रिभाषा फॉर्मूला से आगे जाने की बात कर दी, राज्य की यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1 दर्जन भाषाएं पढ़ाए जाने की भी वकालत कर दी। वहां वो बीच का रास्ता निकाल कर ले गए। और उसी लाइन पर जब वो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, वो स्टालिन के खिलाफ आक्रामक नहीं हो रहे, हो भी नहीं सकते, लेकिन उसी मुद्दे पर, हिंदी वाले मुद्दे पर, भाषा वाले मुद्दे पर जिस प्रकार से पवन कल्याण ने तमिलनाडु की राजनीति और तमिलनाडु के एक खास दल के ऊपर राजनीतिक तौर पर निशाना साधा है, प्रकाश राज ने उसके बाद पवन कल्याण पर निशाना साधा, तो आप समझ सकते हैं कि सियासत किस रूप में चली जा रही है। जनसंख्या परिसीमन का एकमात्र और सबसे बड़ा आधार है, इस बात से सभी सहमत हैं क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। और जब जनसंख्या आधार है और इस आधार को और राज्यों के परफॉर्मेंस को देखते हुए ही पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण में राज्यों के
परफॉर्मेंस को, उनके प्रदर्शन को देखते हुए ही 1971 की जनगणना वाली सीलिंग लगाई गई थी और उस सीलिंग का सम्मान 3 दशकों बाद यानी 2000 के दशक में होने वाले परिसीमन में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने भी उसका सम्मान किया। अब उसी सीलिंग के सम्मान की बात जब एमके स्टालिन उठा रहे हैं तो सिर्फ अपनी मांग नहीं उठा रहे, उनके राज्य को लोकसभा में 7.18% प्रतिनिधित्व है, यानी लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका 7.18% सीट तमिलनाडु से आता है। वैसे ही कुछ प्रतिशत सीटें आंध्र प्रदेश से आती है, कुछ केरल से आती है, कुछ यूपी बिहार से आती है। अब जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ गई, अगर 71 वाली सीलिंग को अटल बिहारी वाजपेयी 2002 के परिसीमन आयोग में जारी रख सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को उस सीलिंग को जारी रखने में क्या दिक्कत है? यह सवाल जब बड़ा मुद्दा बना हुआ है तो ये स्टालिन का या तमिलनाडु का व्यक्तिगत मसला तो हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक है कि जहां भी जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम हुआ, चाहे वो पंजाब हो जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, काफी हद तक महाराष्ट्र हो जहां पर सत्ता में जो दल है उनके सहयोगी दलों के सामने भी असहज होने की स्थिति है। इसके अलावा मुख्य विपक्ष में जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, उनकी भी वही स्थिति है। पश्चिम बंगाल की भी वही स्थिति है। उड़ीसा में भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है, लेकिन वहां भी कांग्रेस हो या बीजू जनता दल, उनकी वही स्थिति है कि वो स्टालिन के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। और चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर समेत सभी दलों की वही स्थिति है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलंगाना में भी वही स्थिति है और कर्नाटक में भी सीएम सिद्धारमैया ने अपने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को स्टालिन के द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में भेजे जाने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी कवायद जो हो रही है, इस सारी कवायद के केंद्र में क्या है? तो इन सारी कवायद के केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की वो मंशा है जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 750-800 किए जाने की बात है। और यदि नहीं बढ़ाई जा सके तो सीटों का रीएडजस्टमेंट 71 वाली राज्यों को एलोकेशन वाली, यानी राज्यों को आवंटित प्रतिशत वाले क्राइटेरिया को हटा करके फिर से रीएडजस्टमेंट की जो मंशा बताई जा रही है, उस मंशा को लेकर के दक्षिण के राज्यों और जनसंख्या पर अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्यों की जो चिंताएं हैं, स्वाभाविक है चंद्रबाबू नायडू यदि नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े रहे, इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। एक छोटा वाकया बताता हूं। साल था 2002। 2002 के फरवरी मार्च में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में क्या हुआ था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, सभी जानते हैं क्या हुआ था। बकौल नरेंद्र मोदी न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा था, ये मोदी जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद रामविलास पासवान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया उसके विरोध में, गुजरात की घटना के विरोध में, और फिर सरकार से अलग हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी की मीटिंग बुला ली, कोर ग्रुप की बैठक हुई और लगा कि चंद्रबाबू नायडू अलग होने के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन वहां चंद्रबाबू नायडू ने अलग होने का फैसला नहीं किया। अलग होने का। फिर क्या हुआ सभी जानते हैं कि 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा विधानसभा चुनाव जो एक साथ हुए उसमें उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ये चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का साथ देने की वजह से एक बार ये हो चुका है। नरेंद्र मोदी तब भी फैक्टर थे 2002 और 4 में, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह अब भी फैक्टर बनते जा रहे हैं परिसीमन वाले मुद्दे पर। अब सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी दुकानदारी को क्यों बंद करेगा, अपनी राजनीतिक दुकान को क्यों बंद करेगा? और ये मुद्दा दरअसल इस तरह का मुद्दा बनता जा रहा है जिस मुद्दे के आसरे 240-42 की संख्या पर लोकसभा में खड़ा इंडिया गठबंधन अब उसे दिखाई दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का विकेट गिरा तो नीतीश कुमार का विकेट एनडीए से गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। नीतीश कुमार के सामने क्या हालात है? नीतीश कुमार के सामने जो हालात हैं, वो एकमात्र हालात नीतीश कुमार के सामने यही बचे हुए हैं कि उनकी 5 साल की सत्ता कैसे सुरक्षित हो, और वो गारंटी कांग्रेस पार्टी लालू यादव के बिहाफ पर, आरजेडी के बिहाफ पर वही दे सकती है। चंद्रबाबू नायडू के सामने क्या हालात हैं? सत्ता और सियासत दोनों कैसे बचे, क्योंकि इस मुद्दे पर आकर के बीजेपी का स्टैंड, केंद्र सरकार का संभावित स्टैंड और दक्षिण के राज्यों के राजनीतिक दल उनका स्टैंड जब आपस में
सीधे सीधे टकराता हुआ दिख रहा हो और एक पॉलिटिकल बाइनरी वहां क्रिएट हो रही हो कि या तो इस पार या उस पार, तो उस हालात में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि नायडू वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के से वो दूर होने के हालात में अब दिखाई दे रहे हैं। हालात में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की कीमत उनके लिए नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनकी पार्टी के लिए भी, उनके बेटे जिनका पॉलिटिकल करियर अभी औपचारिक तौर पर शुरू हुआ है, भविष्य में वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक दुकानदारी चंद्रबाबू नायडू की भाजपा को साथ देने की वजह से बंद हो जाए, कम से कम नायडू जैसा स्मार्ट पॉलिटिशियन वो नहीं कर सकता। आप चंद्रबाबू नायडू के इतिहास को देखें। यूनाइटेड फ्रंट जब बना, देवेगौड़ा और गुजराल जब प्रधानमंत्री बने, उस यूनाइटेड फ्रंट के वो संयोजक हुआ करते थे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष पद के मुद्दे पर किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए के साथ सौदेबाजी हुई और किस तरह से यूनाइटेड फ्रंट का संयोजक ही वाजपेयी सरकार के पक्ष में चला गया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हार्ड बार्गेनर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब एक हार्ड बार्गेनर की दूसरे हार्ड बार्गेनर के साथ जब राजनीतिक गठबंधन हो, तो स्वाभाविक है कि गठबंधन दो हार्ड बार्गेनर के साथ नहीं हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर ही बिजली की सप्लाई भी सुनिश्चित करते हैं और सियासी बिजली की सप्लाई भी वही सुनिश्चित करते हैं। अन्यथा सियासत का फ्यूज भी इलेक्ट्रिक के फ्यूज की तरह उड़ने का खतरा होता है और यही फ्यूज अब उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्या नौबत आ गई कि 3 महीने पहले ही सरकार बनी है महाराष्ट्र में। 100 दिन हुए हैं बमुश्किल महाराष्ट्र की सरकार को बने हुए, और खबरें चल रही है कि एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर दबाव बनाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का विलय कर ले बीजेपी में और वो सीएम पद ले ले, मुख्यमंत्री का पद ले ले। बीजेपी को एकनाथ शिंदे के समर्थन की महाराष्ट्र में दरकार नहीं है, लेकिन कहां जरूरत है? उनके पास 7 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या को 240 से 247 तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नायडू और नीतीश दोनों यदि झटका देने पर उतर गए, तो उसके बाद किसी भी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया के तहत सरकार बनाने के बारे में या बचाए रखने के बारे में सोच सकती है। तो एकनाथ शिंदे की जरूरत महाराष्ट्र के लिए नहीं है, एकनाथ शिंदे की जरूरत दिल्ली के लिए है। लेकिन सवाल यही उठता है, यह मुद्दा डिलिमिटेशन वाला जिस ढंग से गरमा रहा है और इस मुद्दे के साथ जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा अब सामने आ रहा है, क्योंकि जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक परिसीमन नहीं होगा। जनगणना होगी तो जाति जनगणना होगी या नहीं होगी ये अलग मुद्दा है। अगर वो नहीं होती है तो बीजेपी ऐसे ही इस देश के बड़े समुदाय के बीच, एक बड़े सेक्शन के बीच राजनीतिक तौर पर विलन बनती हुई नजर आएगी। कई जगह पेच फंसा हुआ है, कई जगह मामला फंसा हुआ है, और मामला जब इस तरह से फंसा हुआ है, इस बीच में पवन कल्याण की एंट्री हो रही है। याद रखिए, पवन कल्याण की एंट्री ज्यो ज्यो जिस किसी भी मामले में होती जाएगी, चंद्रबाबू नायडू की असहजता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे पवन कल्याण का ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा, चंद्रबाबू नायडू का ग्राफ या चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक चिंताएं, ये दोनों बढ़ती चली जाएंगी। ग्राफ बढ़े या ना बढ़े, राजनीतिक चिंताएं बढ़ेंगी। और इतना जरूर है कि 2 सांसदों वाली पार्टी, कुछ विधायकों वाली पार्टी, उंगलियों पर गिने जाने वाले विधायकों वाली पार्टी बिना दिल्ली दरबार के सह के सवाल ही नहीं होता कि आंध्र प्रदेश के बाहर के मामलों में टिप्पणी करने की हद तक चली जाए। आंध्र प्रदेश में अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, बड़े मंत्रालय की चाहत व्यक्त करते हुए नजर आ जाए, और घूम फिर करके बात वही आ जाती है कि चंद्रबाबू नायडू के सामने सहयोगी दल के तौर पर यदि कोई पार्टी आज उनके साथ है, तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता कायम करने के लिए वो पार्टी उनके साथ नहीं है, कोई भी नहीं होता, बल्कि अपने राजनीतिक आधार के विस्तार के लिए ही पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू का दामन थामा था और बीजेपी ने इस समझौते को कराया था। नायडू से समझौता तो किया था, लेकिन उस समझौते के साथ साथ एक काम यह भी किया था कि नायडू के लिए राजनीतिक तौर पर सिरदर्द बनने वाली एक पार्टी को खाद पानी दिया जाए, उसे खड़ी करने में मदद की जाए। आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर कांग्रेस बनाम टीडीपी का माहौल बना हुआ है, उसमें तीसरा एंगल खड़ा किया जाए। आपने देखा कितने सारे एंगल बीजेपी ने कहां-कहां खड़े किए।
बहुजन समाज पार्टी जो एक ताकतवर पार्टी के तौर पर तो नहीं, लेकिन मजबूत एक ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाली पार्टी के तौर पर यूपी में उभर रही थी। पहली सत्ता किसने दिलाई? भाजपा ने सहयोग करके दिलाई। बिहार में जो इतनी सारी पार्टियां आप देख रहे हैं, किसकी वजह से बनी है? लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड से टूटकर रामविलास पासवान ने बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में रहते हुए बनाई। जीतन राम मांझी की पार्टी जेडीयू से टूटकर किसकी सह पर बनी? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी किसकी सह पर बनी थी? तो इस तरह के प्लेयर्स की भरमार करके चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को कमजोर किया जाए, बीजेपी लग चुकी है। तमिलनाडु में भी ये खेल चल रहा है, फिल्मी सितारों तक पर डोरे डाले गए। लेकिन मुद्दा जब क्षेत्रीय अस्मिता का आ जाए, मुद्दा भाषा का आ जाए, और मुद्दा दिल्ली में राजनीतिक ताकत के घटने के एहसास का आ जाए, तो फिर कोई गठबंधन नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं। और वैसे भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो एक दौर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की हद तक चली गई थी। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल नायडू के लिए भाजपा का साथ देना अब मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले वक्त में नायडू क्या कदम उठाएंगे, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन इंतजार कीजिए कि चेन्नई से क्या निकलता है। जो निकलेगा उसकी धमक दूर तक जाएगी। पवन कल्याण जो कह रहे हैं, उसकी धमक दूर तक जा चुकी है। तो देखिए आगे होता है क्या क्या। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।